हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं दूसरे सेट के ऊपर। ये होगा 10 क्वेश्चन का एक नया सेट। कल मैंने 10 क्वेश्चन का सेट दिया था और 10 क्वेश्चन में से मैं एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिया था। क्वेश्चन ये था कि बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर बहुत सारे लोगों ने किया भी है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करना चाहता हूँ। आंसर उसका होने वाला है कौन सा? कोर्ट। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आता है बास्केटबॉल से कि बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। बास्केटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल, इसमें लोग काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। बास्केट में 5 आम रखना, बेसबॉल और वॉलीबॉल एक में 6 खिलाड़ी होंगे और एक में 9 खिलाड़ी होंगे। तो आप हमको बताना कि बेसबॉल में 9 होते हैं कि वॉलीबॉल में 9 होते हैं। एक में 9 और एक में 6 होते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो पहले तो यही क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन बनता है कि मनोनीत राज्यसभा में जो सदस्य को मनोनीत करेगा वो कौन करेगा। पहली बात तो ये बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आप आंसर लगा भी चुके होंगे कि 12। अब यहीं से क्वेश्चन और बन जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत। तो अगर अनुच्छेद पूछ दिया जाए तो अनुच्छेद 80। अच्छा, कभी कभी बदमाशी पता है क्या कर देता है एग्जामिनर, 80 में से 4 ऑप्शन आपको 80 ही डालेगा, आर्टिकल 80, और ब्रैकेट में डालेगा 1, 2, 3, 4। तो अभी तक आपको ये पता था कि आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं कला, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में, जो काफ़ी ज़्यादा विद्वान होते हैं। इसमें आंसर क्या होगा? तो अगर ऐसा कंडीशन है तो इसमें आंसर ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है कौन व्यक्ति है भाई जो राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा को भंग करेंगे? तो एक ही व्यक्ति है, वो है कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि लोकसभा को क्या कीजिए, भंग कर दीजिए। लोकसभा का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दिए तो पूरा का पूरा लोकसभा समाप्त हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक और आता है कि अनुच्छेद कौन सा, और आर्टिकल याद करना अभी के समय में सबसे बड़ा समस्या वाला बात है। तो कोई बात नहीं, बड़का बात नहीं है, आर्टिकल यहाँ पे 85 जाएगा। अनुच्छेद 85 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करे लोकसभा भंग कर दीजिए, लोकसभा समाप्त हो जाएगा और नया लोकसभा की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, ये विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है, ये मद्य निषेध का क्वेश्चन है और मद्य निषेध का एग्जाम 28 जनवरी को होने वाला है। और ये पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ, मद्य निषेध का ही। तो अमरम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था सैनिक को दिए जाने वाले अनुदान, जो भूमि दी जाती थी ना सैनिकों को, लेकिन सैनिक इसके मालिक नहीं होते थे। सैनिक इससे अपना फसल रख सकते थे अपने पास, लेकिन ये भूमि दान की जाती थी सैनिकों को। उस शब्द को हम लोग क्या कहते थे? अमरम। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अब यहाँ प्रायद्वीपीय पठार से चोटी का बात आ गया ना, तो 2-3 क्वेश्चन पूछता है। पहले नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी। तो समझिएगा एक बेसिक सा बात, ये हमारा जो है ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा स्थल क्षेत्र जो 3 ओर जल से घिरा हो। ये हमारे पास अरब सागर है, ये हिंद महासागर है और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। तीनों ओर जल से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। ये क्षेत्र जो हमारा है वो केरला का है और ये क्षेत्र जो हमारा है वो तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो यहाँ पे एक पहाड़ी है केरला में जिसे कहते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी, और एक नीलगिरी की पहाड़ी है जो यहाँ पे है, जो पूर्वी और पश्चिमी पठार को नॉट का काम करती है, जोड़ने का, गांठ का काम करती है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो डोडा बेटा होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो डोडा बेटा से भी ज़्यादा ऊंचा चोटी है, वो है अनाईमुडी। और ये लोग काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, अनाईमुडी होगा कि डोडा बेटा होगा। डोडा बेटा अन्नामलई पहाड़ी का हिस्सा है जो केरल में है, जबकि जो अनाईमुडी है वो अन्नामलई पहाड़ी का हिस्सा है जो केरल में है, जबकि डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जो तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर अनाईमुडी की ऊंचाई का बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर,
यानी 2700 में 5 मीटर कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है मोती प्राप्त करने के लिए? सारा का सारा क्वेश्चन मदनिषेध का है, प्रीवियस ईयर का है। मैं क्वेश्चन कम ही लेकर आया हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा भी दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं कल से 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और कल से जो क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा वो बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसका आंसर भी अब दे लिए होगे। इसका आंसर होगा ऑस्टर, प्रॉन नहीं, प्रॉन तो झींगा होता है खाने वाला मछली, काफ़ी टेस्टी होता है। ठीक है, ये ऑस्टर, खैर लोग खाते तो इसको भी है, मनुष्य शायद ही कोई ऐसा चीज़ होगा जिसे छोड़ा है। ठीक है, मनुष्य को खा जा रहा है आज, जिसे कैनिबल कहते हैं। क्वेश्चन आता भी है कि वैसे जीव जो मनुष्य के मांस को खाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैनिबल। ठीक है, आदमी आदमखोर। ओएस्टर होता है, ओएस्टर एक मोती सीप जैसा होता है। ठीक है, इस तरीके से ढका हुआ, और इसी में मोती इसी से हासिल की जाती है। भारत में इसकी खेती कहाँ की जाती है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में किया जाएगा, खास करके लक्षद्वीप में किया जाता है इसकी खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? पुतली जो एक ऐच्छिक नहीं बल्कि अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, ये पता है ना, वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री मसल के बारे में पढ़े होगे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा परितारिका द्वारा। इसके साथ ही साथ नेत्र से क्वेश्चन पूछता है कि नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, कैसा बनता है? तो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये सारे क्वेश्चन नेत्र से पूछे जाते हैं। अच्छा, लेंस यहाँ पे दिख रहा है तो एक बात ये भी पूछ लिया जाता है कि नेत्र में कौन से लेंस होते हैं? उत्तल लेंस होता है, बिल्कुल सही। कैमरे में भी सेम लेंस होता है, उत्तल लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा है? तो अपवर्तनांक मतलब होता क्या है? जिसमें दो मीडियम हो। एक मीडियम हमारा क्या हो? एक होता है विरल मीडियम और एक होता है सघन। अगर इंग्लिश में इसे देखा जाए तो इसे कहते हैं डेंस, है ना, ऐसे कहते हैं। विरल का स्पेलिंग जो भी ढूंढ लेना यार, ठीक है। तो अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगा तो क्या होता है? प्रकाश थोड़ी सी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका आंसर होगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित, ये सपन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सघन होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सघन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो सर सिडनी बुराड नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा था। हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे असम हिमालय आता है, तीसरे पे पंजाब और चौथे पे हमारा ये कुमाऊं हिमालय आता है। पूछा गया है कि कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है। तो इसको समझाने के लिए साथ साथ हम 3-4 एक साथ कर लेंगे ताकि आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो सके। इसके बाद इसका आंसर खुद दे देना। ये एक मैप है, आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा। इससे बेटर हमको मैप दिखा भी नहीं। चलते हैं, देखते हैं। अब कुमाऊं हिमालय के बारे में बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये कश्मीर हिमालय का क्षेत्र है। कश्मीर हिमालय किसके किसके बीच में? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को कश्मीर हिमालय कहते हैं। जबकि सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है, इसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं। जबकि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसके बीच को हम लोग असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी हिमालय नेपाल है, दूसरे में असम है, तीसरे में कश्मीर है और चौथे में कुमाऊं हिमालय है। क्वेश्चन पूछा था कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है? तो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है हमारा कुमाऊं हिमालय। इसके अलावा आपसे नेपाल हिमालय, असम हिमालय या कश्मीर हिमालय के बारे में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अभी शपथ लिए हैं, मार्च, अभी नहीं मतलब 9 महीना हो गया यार, मार्च 2023 में वो शपथ लिए थे। इनका नाम है के विनोद चंद्र और ये अभी भी वर्तमान में है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी भी यही है, विनोद चंद्रन ही है। तो ये पिछले बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सारा क्वेश्चन एग्जाम का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिपरजोआ खबरों में था, वह क्या था? ये करंट का क्वेश्चन था। उस समय एक बिपरजोआ क्या था? तो एक चक्रवात था। ये चक्रवात आया था, गुजरात का जो क्षेत्र था वहाँ पे चक्रवात आया था और इस चक्रवात का नाम बिपरजोआ जो रखा गया था वो कि कौन सा
कंट्री रखा है, इसके बारे में आप मेरा आंसर कमेंट में बता देना, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारा का सारा 10 क्वेश्चन करवा ही चुका। अब एक टॉपिक मैं एक पॉइंट आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि ये जो बिपरजोआ जो चक्रवात है, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था, इसका आंसर कमेंट में करना। मिलते हैं फिर कल से मैं बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा। 20 क्वेश्चन होंगे या 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। सारा का सारा क्वेश्चन मैं पहले प्रीवियस ईयर का बीपीएससी करने वाला हूं, उसके बाद फिर मैं नया क्वेश्चन ऐड करूंगा। उसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन मैं ऐसा रखने वाला हूं जो करंट का होगा, मतलब देन एंड देयर उसी दिन के करंट का क्वेश्चन होगा। तो 2 क्वेश्चन हम लोग करंट कर लेंगे और 20-22 क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस मिक्स कर लेंगे। जैसा होगा आप कमेंट में बताना। जो भी मैं क्वेश्चन पूछा हूँ इसका भी कमेंट कर देना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं कल, बाय।